Dear viewers, Assalamu alaikum. As you know, we are going through the chapter 7, that is peasants and farmers. So, in the previous lecture, we talked about कि क्या सिचुएशन थी हिंदुस्तान के पीजेंट्स की, फार्मर्स के, या हिंदुस्तान के बाहर की थोड़ी सी हमने बात की। तो आज का जो हमारा मौजू है, जब हिंदुस्तान से बाहर निकलने वाले हैं, हिंदुस्तान से बाहर की हम बात करने वाले हैं। और आज का जो मौजू है दैट इज़ ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम हिंदुस्तान से बाहर की बात करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान आउटसाइड इंडिया की बात करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे, द वेरी फेमस प्लेस, जिसको हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे किस तरह से एग्रीकल्चर डेवलप हो गया तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका में किस तरह से एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, किस तरह से अमेरिका, जिसको हम अभी भी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह से ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बना, किस तरह से एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, और क्या रूरल जो पीपल हैं, अमेरिका के लोग हैं जो देहातों में रहते हैं, एंड व्हाट दिस ब्रेड बास्केट मीन टू दोज पीपल। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था कि जो ही इनक्लोजर स्टार्ट हो गए थे, यानी हदबंदी स्टार्ट हो गई थी इंग्लैंड में एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अभी सेटल्ड एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो गया था एक बड़ी सतह पे। यानी बड़ी सतह पे अमेरिका में सेटल्ड एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो गया था उस वक़्त। तकरीबन अमेरिका की मैं बात करूँगा, तकरीबन फॉरेस्टर्स जो थे तकरीबन 800 मिलियन एकर्स पे फैला हुआ था, 800 मिलियन एकर्स। और जहाँ तक ग्रासलैंड की बात करेंगे तो ग्रासलैंड तकरीबन 600 मिलियन एकड़ तक फैला हुआ था। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेटल्ड एग्रीकल्चर अभी पूरी तरह से, यानी एक काफ़ी मकदार में अभी पाया नहीं जाता था। तो चूँकि अमेरिका में दो किस्म के लोग रहते थे, देयर वर टू काइंड्स ऑफ पीपल, टू रेसेस वेर लिविंग इन अमेरिका, जिसको हम, एक को हम कहते हैं वाइट अमेरिकन्स, और दूसरी जो रेस थी इनको हम कहते हैं इंडियन अमेरिकन्स। वाइट अमेरिकन्स एंड इंडियन अमेरिकन्स। तो ये जो वाइट अमेरिकन्स थे, ऐसा था कि पूरा जो लैंडस्केप था वो इनके कब्जे में नहीं था। यानी मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप दैट वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द वाइट अमेरिकन्स। लेकिन क्या हुआ कि 1780 तक की अगर हम बात करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट 1780s की अगर हम बात करेंगे, कि वाइट अमेरिकन्स का जो कंट्रोल था वो ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा लैंड उनके कब्ज़े में नहीं था। दे वर मार्जिनलाइज्ड, उनको एक पर्टिकुलर कन्फाइन किया गया था, एक नैरो स्ट्रिप तक उनको कन्फाइन किया गया था। एंड दैट उनकी जो सेटलमेंट थी, वाइट सेटलमेंट जो थी, दैट वाज कन्फाइंड टू ए स्मॉल नैरो स्ट्रिप। एक कोस्टल लैंड है, कोस्टल लैंड है इन द ईस्ट, वहाँ तक इनकी जो सेटलमेंट थी उसको महदूद रखा गया था।
यानी I mean to say that their settlement, the settlement of the white Americans, that was confined till 1780, that was confined to a narrow small strip of the coastal land in the east. तो इनमें से कुछ several of them, इनमें से कुछ नोमैडिक थे, कुछ सेटलर थे, कुछ हंटिंग पे यानी ज़िंदा रहते थे, खाली हंटिंग करते थे, कुछ फिशिंग गैदरिंग एट्सट्रा, और कुछ लोग इनमें कल्टिवेट कॉर्न भी करते थे, बीन्स कल्टिवेट करते थे, टोबैको कल्टिवेट करते थे, या कुछ पम्पकिन्स भी कल्टिवेट करते थे. तो कुछ दे वर एक्सपोर्ट टैपर्स थ्रू whom European traders secured their supplies of beaver fur till it rests with only 16th century. तो ये जो उनकी सेटलमेंट थी, ये 1780s की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी सेटलमेंट वहीं तक महदूद थी. लेकिन जब 20th सेंचुरी आ गई, 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी आ गई, अर्ली 20th सेंचुरी जब आ गई, तो ये लैंडस्केप जो उनके पास था, दिट चेंज ड्रामेटिकली, इट चेंज टोटली. तो वाइट अमेरिकन्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी मूवमेंट को, यानी वो ईस्ट में रहते थे, अब उन्होंने अपनी मूवमेंट जो थी वो वेस्टवर्ड की तरफ की, यानी अभी आगे आगे निकलने लगे. देयर मूवमेंट वाज टुवर्ड्स द वेस्ट. दे स्टार्ट देयर वेस्टवर्ड मूवमेंट एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल अप टू द वेस्टर्न कोस्ट. और वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स रहती थी, कुछ लोकल ट्राइब्स जो वहाँ पे वेस्ट में रहती थी, उनको उन्होंने वहाँ से निकाला और पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट जो वहाँ पे था वेस्ट में, उस पर अपना कब्ज़ा किया. और इससे क्या हुआ कि जब इन्होंने ईस्ट वेस्ट पे पूरा कब्जा किया, इससे क्या हुआ कि यूएसए ने पूरा अपना कंट्रोल, अपनी डोमिनेंस वर्ल्ड मार्केट पे बिछा दी इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये कैसे हुआ, क्यों, कैसे इन्होंने वेस्टवर्ड मूवमेंट की, हाउ द वेस्टवर्ड मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल एंड दे चेंज द होल लैंडस्केप एंड हाउ दिस ड्रामेटिक चेंज केम टू इन एग्जिस्टेंस. एंड ये न्यू सेटलर्स जो वहाँ पे आ गए, ये कौन थे, और इन्होंने अपनी कल्टीवेशन को कैसे एक शेप दी, और कैसे ये वहाँ पे जो रहने वाले लोकल ट्राइब्स थे, किस तरह से इन्होंने उनको बाहर धकेल दिया, जिनको हम इंडियन अमेरिकन्स कहते हैं, उनको वहाँ से कैसे इन वाइट अमेरिकन्स ने निकाला और पूरा कब्ज़ा इस पे किया. तो दिस इज़ अ क्वेश्चन. जहाँ तक आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे, 1775 टू 1783, तो अमेरिका की एक लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी, जिससे अमेरिका बना, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1775 एंड इट केम टू एन एंड इन 1783. एंड बाय दिस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वजूद में आ गया. और इससे क्या हुआ कि जो वाइट अमेरिकन्स थे, उनकी डोमिनेंस अमेरिका में थी, और इस अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, इसके बाद जो वाइट अमेरिकन्स थे, दे स्टार्ट टू मूव वेस्ट. इन्होंने वेस्ट वर्ड की तरफ अपनी मूवमेंट बढ़ा दी. तो उस टाइम जो उस वक़्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, जिसको हम कहते थे थॉमस जेफरसन, and he became at that time the president of the USA. यानी in 1800 he became the president of the USA. और उस टाइम तकरीबन 7,000 वाइट अमेरिकन, 700,000 वाइट अमेरिकन, 700,000 वाइट अमेरिकन, जिसको वाइट सेटलर्स कहते हैं, दे स्टार्टेड टू मूव. और इन्होंने वेस्टवर्ड की तरफ मूवमेंट करनी शुरू कर दी, और ये पहुँचते पहुँचते पहुँच गए अपालिचन प्लेटो. अपालिचन प्लाटो, तो अपालिचन प्लाटो तक ये पहुँच गए. और एज यू नो, अमेरिका after the movement towards the west, they seemed to be on the land of the promise.
एज इट्स वाइल्डरनेस कुड बी टर्न इनटू कल्टिवेबल फील्ड्स। तो उनको लगा था कि एक ऐसी ज़रखेज़ ज़मीन उनको मिली, एक बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन उनको मिली। ये ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ थी। और आ, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दे स्टार्टेड फॉरेस्ट टिम्बर to be cut for export, and animal hunted for skin, and mountains mined for gold and minerals. And by this time we mean that the American Indians had to clear from the land, क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो वहाँ पे जो दुश्वारी थी वो थी अमेरिकन इंडियन या इंडियन अमेरिकन्स की, उनको सबसे बड़ी दुश्वारी थी। एंड फर्स्ट दे हैव टू क्लियर देम फ्रॉम द लैंड। और in these decades after 1800, yani after this Jefferson became the president of the USA, तो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट जो थी, इट वाज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ ड्राइविंग द अमेरिकन इंडियंस वेस्टवर्ड। ये इनको आगे आगे धकेल रहे थे, इनको आगे आगे निकाल रहे थे, और ये कामयाब हो गए उनको मिसिसिपी दरिया से भी कहीं दूर इनको भेजने में। इनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, इसमें लड़ाइयाँ भी लड़ी गई वाइट अमेरिकन्स एंड अमेरिकन इंडियंस के दरमियान, और कुछ लड़ाइयाँ इंडियंस ने जीत ली भी। बट इसमें इस पूरे सिलसिले में बहुत सारे इंडियंस को मैसेकर किया गया। देयर विलेज वर बर्न, द पीपल वर, द इंडियन अमेरिकन्स वर, दे वर मैसेकर्ड। और इंडियंस ने कुछ किसी हद तक रजिस्टर किया था, कुछ जंगें भी जीती थी, बट अनटाइमली दे वर फोर्स्ड टू साइन सम ट्रीटीज, एंड दे हैव टू गिव अप देयर लैंड टू द दिस वाइट अमेरिकन्स। और उसके बाद उनकी मूवमेंट एक्स्ट्रा वेस्टवर्ड बढ़ गई। तो ये जो वाइट अमेरिकन्स है, दे केम इन सक्सेसिव वेव्स, और इन्होंने अपालचियन प्लेटो पे अपना रहन सहन, दे स्टार्टेड टू सेटल ऑन दिस अपालचियन प्लेटो। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी दे स्टार्टेड टू रिजाइड इन दिस प्लेटो, और उसके बाद दे स्टार्टेड टू मूव टू द मिसिसिपी वैली 1820 से, एंड 1850 दे स्टार्टेड टू मूव टू द मिसिसिपी वैली। और इस मूवमेंट में इन्होंने क्या किया, दे स्लैशड एंड बर्न्ड फॉरेस्ट्स, दे क्लियर्ड द लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड बिल्ट लॉग कैबिन्स इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग्स। तो इन्होंने ये सब चीज़ें किए, जंगलात को हटा दिया, बहुत सारे एरिया को अपने कल्टिवेशन के अंडर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दे स्टार्टेड इरेक्टिंग फेंसेस अराउंड देयर फील्ड्स। इन्होंने अब हदबंदी करनी शुरू कर दी, दे स्टार्टेड फेंसिंग ऑफ द फील्ड्स। इन्होंने दे प्लोड द लैंड, और उसके बाद इन्होंने इसमें एक ऐसा कॉर्न, एक ऐसा फसल इसमें उगाना शुरू कर दिया जो कि फिर अमेरिका में उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई, यूरोप में इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई, एंड दे स्टार्टेड टू सो वीट। इन्होंने अब वीट उगाना शुरू कर दिया इस वेस्टवर्ड मोमेंट में, इस वेस्टवर्ड मिसिसिपी वैली में, इस प्लेटो में इन्होंने अब वीट को उगाना शुरू कर दिया। तो कुछ पहले सालों में द फर्टाइल सॉइल जो ये वेस्टवर्ड की थी, इट प्रोड्यूस्ड गुड क्रॉप्स। पहले क्योंकि ज़मीन में ज़रखेज़ी थी, मस्ती थी, तो पहले ज़मीन में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस मिला, इनको काफ़ी ज़्यादा वीट क्रॉप मिला। तो जो ही आप एक ही फसल किसी जगह उगाते हो तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो यही सॉइल्स के साथ भी हुआ। इट बिकेम इम्पोरिश्ड एंड एग्जॉस्ट इन वन प्लेस, and then the migrants they would move further west to explore new lands and raise a new crop. And it was however only after the 1860s that the settlers swept into the great plains across the river Mississippi. In subsequent decades this region became the major wheat producing area of the America. तो इसे क्या हुआ कि अब इन्होंने वीट को उगाना शुरू कर दिया वहाँ पे। और अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करेंगे, एक ड्रामेटिक एक्सपेंशन हो गया वीट प्रोडक्शन में यूएसए में, और जो अर्बन पॉपुलेशन थी यूएसए की, दे स्टार्टेड टू ग्रो मोर एंड मोर, एंड देन एक्सपोर्ट मार्केट वाज बिकमिंग एवर बिगर।
तो जो ही वीट की डिमांड बढ़ती गई तो वीट की जो कीमतें थी वो भी बढ़ने लगी। तो इससे क्या हुआ कि ज़मींदारों को एक बूस्ट मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करें। और ये वो दौर था जब रेलवेज़ भी बढ़ गई थी, रेलवेज़ ने अपना जाल बिछाया था, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन इनको इजी हो जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनको एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता था। तो 20th सेंचुरी के कुछ पहले सालों में, अर्ली 20th सेंचुरी एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914, तो वर्ल्ड वार मार्केट इट बूम्ड, क्योंकि रशिया उस वक्त एक मेजर सप्लायर था वीट का। उन्होंने अपनी सप्लाई बंद की, द सप्लाई फ्रॉम द रशिया दैट वर कट ऑफ, और यूएसए को अब पूरे यूरोप को फीड करना पड़ा। और यूएसए ने वीट की ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन बढ़ा दी। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट यूएसए का था, जिसका नाम था विल्सन, उसने ज़मींदारों को बुलाया और उनको बता दिया, प्लांट मोर वीट as wheat will win the war. This is a famous quotation, एक बहुत ही फेमस कोटेशन है प्रेसिडेंट विल्सन की। तो प्रेसिडेंट विल्सन ने ज़मींदारों को बुलाया और उनसे कहा, प्लांट मोर वीट विल विन द वार। आप ज़्यादा से ज़्यादा गंदम को, वीट को उगा दो, क्योंकि यही गंदम जो है ये हमें जंग में फतह या कामयाबी हासिल करा सकती है। तो ऐसे क्या हुआ कि 1910 की अगर हम बात करेंगे, 1910 में यूएसए में तकरीबन 45 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड दैट वाज अंडर द वीट कल्टीवेशन। उन्नीस सौ 10 में तकरीबन 45 मिलियन एकड़ लैंड जो था दैट वाज अंडर द वीट कल्टीवेशन। एंड 9 years लेटर, यानी 1919, this area expanded, the wheat cultivation expanded to 74 million acre of land। तो अब 74 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड पे अब वीट कल्टीवेशन उन्होंने ग्रो करनी शुरू कर दी। इट मीन्स दैट देयर इज इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 65% इंक्रीज हो गई थी इन द वीट कल्टीवेशन। तो मोस्ट ऑफ दिस इंक्रीज वाज इन द ग्रेटर प्लेन्स वेयर द न्यू एरियाज वर बीइंग प्लॉट एंड टू ब्रिंग अंडर द कल्टीवेशन। तो ऐसे क्या हुआ कि जब ये वीट की डिमांड बढ़ गई, वीट को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट करना पड़ा, तो न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि जो लैंड इनको ईस्टर्न कोस्ट में मैसर था वाइट सेटलर्स को, वो वेस्टर्न कोस्ट में नहीं था, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट में सॉइल अभी कल्टिवेट ही नहीं हुआ था, पहली बार कल्टिवेट करना था, और उसके अलावा उसमें लंबी घास थी। तो इसके लिए उनको नई नई टेक्निक्स लानी पड़े, यानी कुछ ऐसे इनको प्लो लाने पड़े which were 12 feet long and it were drawn by the 6 or 12 oxen or horses। तो इनको यानी कुछ नई नई टेक्निक्स भी सोचनी पड़ी, यानी they were now in a search to get new techniques for this getting more and more cultivation। और पहले ये धराती से वहाँ पे धान को काटते थे, यानी they were cutting these जो ग्रैंड्स थे बाय द सिकल्स। नाउ दे वर इन नीड ऑफ रीपर, हार्वेस्टर इनको चाहिए था, रीपर इनको चाहिए था। तो 1831 में एक बंदा सामने आ गया था जिसका नाम है साइरस मैककॉर्मिक। साइरस मैककॉर्मिक, इसने सबसे पहले जो मशीन बनाई, रीपर बनाया, यानी काटने की मशीन बनाई 1831 में, कि अगर जिस जगह को काटने के लिए, यानी जिस धान को काटने के लिए अगर 5 मज़दूर एक दिन में काटते थे, तो वहाँ पे जो ये रीपर था ये खुद अकेले ही पूरा 5 आदमियों का काम करता था। एंड इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल रीपर विच वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसको लाया गया था। और तकरीबन 16 आदमियों का काम, जो धराती से 16 आदमी काम करते थे, ये रीपर अकेले उतना काम करता था जितना 16 आदमी दिन में काटते थे, इतना ये अकेले काटता था। तो
बहुत सारे ज़मींदारों ने कंबाइनडली दे स्टार्ट हार्वेस्टर्स, उन्होंने लाने शुरू कर दिए टू गट द ग्रेन। तो 2 हफ्तों में तकरीबन 500 एकड़ जो वीट्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता था। तो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार जो थे उनके लिए ये मशीन्स काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे उन पे इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि उन्होंने अब हार्वेस्टर्स को लाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू गेट मोर एंड मोर लैंड इनटू द वीट कल्टीवेशन। लेकिन दूसरी तरफ से जब डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, 1829 का जो डिप्रेशन आ गया, 1830s में जो डिप्रेशन एग्रेरियन 1929 में जो एग्रेरियन डिप्रेशन आ गया था, तो इससे क्या हुआ कि वीट का जो प्राइस था वो कम हो गया, दैट फेल डाउन, और हीप्स ऑफ द वीट दैट रिमेन्ड, तो वो ऐसे ही रह गया था। एंड देयर वर नो मार्केट जहाँ पे ये अपना अनाज जो थे वो फ़रोख्त करते थे। कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इन ज़िम्मेदारों की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मशीनें लाई थी, मशीनों के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। अब इनके पास पैसा नहीं था कि ये वो लोन जो है वो वापस चुका सकें, वापस दे दें, क्योंकि उनके पास अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो इससे क्या हुआ कि गरीब जो लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, पुअर फार्मर्स जो थे, उनकी लिवलीहुड पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा। तो इसी तरह से क्या हुआ कि इसी दौरान वहाँ पे अमेरिका की बात करते हैं कि वहाँ पे डस्ट आ गया, एक तूफ़ान आ गया। द ब्लैक ब्लेजर्ड्स दे रोल्ड इन एवरी ऑफन 7,000 to 8,000 फीट हाई। और ये दिन में या हर दिन और हर हफ्ते में ये तूफ़ान आता था, ब्लैक ब्लेजर्ड्स दे कैम। इससे क्या हुआ कि लोगों की फसलें तबाह हो गई, लोगों के their skies, the darkened, the cattle were choked, they were suffocated, the people blinded। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे कैटल्स मर गए, कुछ लोग भी मर गए इस डस्ट बाउल की वजह से। जो ब्लेजर्ड इनके जो वेस्ट जो सेटलर्स थे, वाइट अमेरिकन थे, वेस्टर्न सेटलर्स थे, इन पे ये रोनमा हो गया। इससे क्या हुआ कि इनकी मशीन्स भी तबाह हो गई, उनमें गर्द जमा हो गई, मशीन्स ख़राब हो गए थे, जो इनके हार्वेस्टर थे, रिपर्स थे, वो ख़राब हो गए थे। ऐसा क्या हुआ, वाई दिस द स्टॉर्म्स केम, बताया जाता है कि ड्रॉट आया था, बहुत देर तक बारिश नहीं हुई। तो उससे क्या हो गया, टेम्परेचर सोर्ड एंड द विंड ब्लो विद द फेयर स्पीड, जिससे कि जो ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जहाँ पे वाइट सेटलर्स जो सेटल हो गए थे, दैट बिकेम टू नोन एज अ डस्ट बाउल, एंड दिस होल रीजन केम टू बी नोन एज डस्ट बाउल। एंड those Americans dreamed of land. A plant had turned into a nightmare. The settlers had bought that they could conquer the entire landscape and turn all land over to growing crops that could yield profits. But after 1930s, they realized that they had to respect the ecological conditions of the each region. तो इससे क्या हुआ कि एक तूफ़ान आ गया, एक तूफ़ान की वजह से इनका पूरा जो सामान था वो तबाह हो गया, उसमें गर्द जमा हो गई थी, वो ख़राब हो गई, मशीनरी ख़राब हो गई थी, लोग बीमार पड़ गए थे, उनके लंग्स इफेक्ट हो गए थे, जो कैटल इनके मवेशी थे वो ख़त्म हो गए थे। एंड दिस रीजन दैट कैम टू बी नोन लेटर एंड एज द डस्ट बाउल। इस रीजन को जहाँ पे सेटल हो गए थे उसको डस्ट बाउल के नाम से याद किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ द अमेरिकन्स दे started the agriculture activity and how they came to be known as the breadbasket of the world, and how the region came to under the name of the dust bowl. And this is all about today's lecture. Have a great day ahead. Thank you very much.